Dear children, today we all are going to continue the chapter 2 of Hindi class 9th book Kritika part first. So let's start to continue. The chapter name is मेरे संग की औरतें by मृदुला गर्ग. Let's continue to read the chapter. अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, मतलब वो और भी हैरान करने वाला था. हैरत अंगेज मतलब हैरान करने वाला. उन्होंने प्यारेलाल शर्मा जी से कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, ना कि उनके पति. मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो, मतलब साहबों की आज्ञाकारिता से हो. फरमाबदार, आज्ञाकारी. आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा. उन्होंने प्यारेलाल शर्मा जी से कहा. किसने? लेखिका की नानी ने. कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर. अब जो लेखिका है वो अपनी नानी के बारे में कुछ बात बोलती है कि कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में भी देश के लिए आज़ादी का ऐसा जुनून या फिर जोश भी, या फिर जुनून को हम जोश भी बोल सकते हैं, रहा होगा. बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे अपनी निजी जीवन, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल रही होंगी. उसके बाद लेखिका बोलती है, ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को वो अपने ढंग से जीती ज़रूर रही. पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी उनकी नानी के अंदर. वो बताती है कि आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ भी ना रहा हो, लेकिन दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होना भी एक क्रांतिकारी की पहचान है. खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई, मतलब अब वो अपने पिताजी के बारे में बोल रही है, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था. उसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, मतलब उसके पास कोई पुश्तैनी पैसे वगैरह नहीं थे. माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई. अब वो अपनी माँ के बारे में, मतलब ये भी बोल रही कि वो मजबूर हुई अपनी माँ के विचारों और गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने के लिए और सादा जीवन जीने के लिए. हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी. अब वो अपनी माँ के बारे में बता रही है कि उनकी कमर चनका खा जाती थी. रात रात भर जाकर वो उसे पहनने का अभ्यास किया करती थी, मतलब रात रात भर जाकर वो उसे पहनने की प्रैक्टिस किया करती थी. अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस करना, जिससे दिन में उन्हें शर्मिंदगी उठानी ना पड़े. वे कुछ ऐसी नाजुक थी. अब जो लेखिका है वो अपनी माँ को बोल रही है कि वे कुछ ऐसी नाजुक थी, कुछ इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि उन्हें देखकर उनकी सास, यानी कि लेखिका की जो दादी है, वो कहा करती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी, कि धोया पोछा और छीके पर कपड़ों की तरह टांग दिया. गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की. उसके बाद जैसे पहले समरी थी ऐसे ही इसकी एक समरी है, उसे भी रीड करते हैं. मेरी नानी ने प्यारेलाल शर्मा से कहा कि मेरी बेटी के लिए वर आप खोजिएगा, लेकिन वह साहब ना हो, वर्णन मतलब बल्कि आज़ादी का सिपाही हो. कौन कह सकता था कि उनकी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश के लिए देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा. बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी. लेखिका बोलती है, नानी के इच्छा अनुसार मेरी माँ की शादी ऐसे युवक से हुई जो आईसीएस की परीक्षा में बैठने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वह गांधीवादी था, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाला था. माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई. इस लाइन में वो अपनी माँ के बारे में बता रही है. परिणाम स्वरूप मेरी माँ को खादी की भारी भरकम साड़ी पहनने का अभ्यास करना पड़ा. दादी के अनुसार उनकी हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी. जो उनकी दादी है वो उनकी माँ के लिए ऐसा ताना कस रही है. उसके बाद क्यों नहीं की, उसकी दो वजह थी. अब वो आगे कहानी को स्टार्ट करती है. पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वंशिदों, मतलब कि ज़्यादातर जो लोग हैं, जो रहने वाले हैं, वंशिदों मतलब जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं ज़्यादातर लोग, या फिर तमाम भी बोल सकते हैं हम, और उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे,
क्योंकि माने तो जाएंगे वो साहब, क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई विलायत से की थी। बस जात के वे हिंदुस्तानी थे, मतलब जाति से ही वो हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे से, रंग ढंग से, पढ़ाई लिखाई से, सब में वे अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। अब वो अपने देश की बात बोल रही है। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे। शोहरत मतलब अ, यश सिर करता रहे, मतलब गर्व से सर का सर ऊंचा उठाता रहे, लेकिन दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। लेकिन फिर भी दबदबा उन्हीं लोगों का बनेगा जो विलायत से पढ़ाई कर कर लौटे थे। अब वो ये बता रही है, एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे, मतलब पागल भी बोल सकते हैं सिर फिरे को, लेकिन यहाँ पर पागल नहीं बोले गए। मतलब वो एक बात बता रही है कि सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा। परी कथा मीन्स अनुकथा भी बोल सकते हैं हम इसे। हियर्स दैट, अनुकथा होती नानी की सनक भरी, मतलब वो अपनी नानी को एक सनक भरी, मतलब जो बिना सोचे समझे जो फैसला लिया गया है, या फिर एक अड़िग फैसला जो लिया गया है उनकी नानी के द्वारा। आखिरी ख्वाहिश, मतलब ख्वाहिश मीन्स इच्छा, आखिरी ख्वाहिश, ख्वाहिश मीन्स इच्छा। और नाना की रजामंदी, और नाना ने जो उन्हें मतलब रजामंदी दी, हाँ बोल दी। वे रोमांचक उपकथाएं थी, उपकथाएं वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म, मतलब जादू, जादू का जो काम है उसे और भी गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह क्या थी? माँ की अपनी शख्सियत थी, मतलब उनकी माँ की जो अपनी व्यक्तित्व था, शख्सियत हम व्यक्तित्व भी बोल सकते हैं। कि दूसरी बात क्या थी उनकी शादी की? उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता, मतलब किसी का पक्ष नहीं लेने वाली, कुछ इस तरह की घुली मिली कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। परिजात मतलब परियों की संतान से कम मालूम नहीं पड़ती थी। अब वो अपनी माँ के बारे में बोल रही है, परिजात परियों की संतान। उस उनसे ठोस काम करने वाली की कोई सोच भी नहीं कर सकता था। हाँ, हर ठोस में हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर माँगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मतलब हर जो सॉलिड वग़ैरह काम वो करवाते होंगे, उसके लिए उनकी मतलब राय भी ली जाती थी, उसे माना भी जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना, "हम हाथी पे हल हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है।" मतलब वो उनकी दादी कुछ ताना या फिर कुछ बात कह दिया करती थी। जैसे हमने पहले समरी रीड करी थी, ऐसे ही समरी है। प्रस्तुत अवतरण में लेखिका ने अपनी माँ के महत्व का चित्रण किया है। मतलब जो ये अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें जो एक पैरा है, जो अवतरण मीन्स पैराग्राफ भी बोल सकते हैं। इसमें जो लेखिका है उन्होंने अपनी माँ के महत्व का चित्रण किया है कि वे शरीर से कमज़ोर और दुबली पतली थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पक्का फैसला, मतलब दृढ़ निश्चय वाली करने वाली औरत थी। चूँकि वे अंग्रेज़ों की शक्ल सूरत वाले साहब बाप की बेटी थी, और ऐसे साहब ने अपनी बेटी की शादी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले, खाली जेब परंतु शोहरत यानी कि यश वाले लड़के से कर दी थी। नानी की सनक भरी, आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म, मतलब जादू का जो काम है उसे और बहुत ज़्यादा रोचक, रोमांचक बना चुकी थी। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।